हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आप लोग के लिए शादिक पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लगभग 8 घंटे के सफ़र के बाद लोग फाइनली अब 7:30 बजे तक अपने मेंशन पहुंच चुके थे। अर्जुन भी इस वक्त अंश के साथ ही जाना चाह रहे थे। वहीं अनुज अपने घर की तरफ निकल गई थी। अर्जुन, समायरा और अंश जो कि गाड़ी में मल्होत्रा मेंशन की तरफ एंटर हुए थे। दरवाज़ा खुलते ही अंश का ध्यान सबसे पहले गार्डन की तरफ ही जाता है। वो इस बारे में घर में किसी को भी इत्तला नहीं करना चाह रहे थे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता चला है। वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनका गुस्सा उनके चेहरे से हमेशा नज़र आ ही जाता था। समायरा की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंश के साथ चल सके। अंश आगे आगे चल रहे थे और समायरा जो कि अपने कदमों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रही थी और बहुत धीरे धीरे ही आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चलती जा रही थी। अर्जुन इस वक्त अंश को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो भी यहीं पर आए थे। और वो तो सिर्फ इस बहाने के साथ आए थे कि वो दादाजी और दादी जी से मिलने आए हैं, लेकिन उनका असल मकसद कुछ और था। उनका भी ध्यान गार्डन की तरफ ही बार बार जा रहा था, लेकिन फिर वो अंश को उस तरफ देखता पा करके उनके ठीक बगल में आ जाते हैं ताकि उनकी नज़र गार्डन पर नहीं बल्कि अर्जुन पर जा सके। और उनके कंधे पर धीरे से टैप करते हुए कहते हैं, अपने गुस्से को काबू में रखो अंश, इसकी ज़रूरत तुम्हें ज़रूर पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं। अंश इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिए थे। समायरा जो कि काफ़ी धीरे आ रही थी, जिसकी वजह से अंश थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, खुद के पैरों से चला नहीं जा रहा है तुमसे, थोड़ा जल्दी चलो। समायरा बेचारा सा मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, अब मैंने क्या कर दिया, हर बार अपना गुस्सा बस मुझ पर ही उतारते हैं। अब वो दोनों लोग आकर के मेन गेट पर खड़े हो गए थे। अर्जुन तो अंदर की तरफ जा चुके थे, लेकिन अभी अंश और समायरा भी अंदर की तरफ आते उससे पहले ही जयचंद्र उनको रोकते हुए कहते हैं, रुकिए, आप लोग की नज़र उतरवानी है। ये बोल करके वो सावित्री जी को कुछ इशारा कर दिए थे, जिससे सावित्री जी जाकर के पूजा की थाल लेकर आती हैं और उन दोनों की आरती उतारते हुए कुछ मंत्र पढ़ करके उन दोनों की नज़र उतार रही थी। अंश को तो इन सब में बिलीव नहीं था, लेकिन समायरा थोड़ा बहुत पूजा पाठ में बिलीव करती थी। वो धीरे से उनके पैर को छूती है और जैसे ही सावित्री जी समायरा के साथ अंदर की तरफ आ रही थी, जल्दी में अपने रूम की तरफ जाने लगे थे बिना किसी से मिले। एक तरफ जयचंद्र के अंदर भी काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इन सारी चीज़ों को। अंश का गुस्सा, अंश की बातें पहले से उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी, और शेखर का ये कहना कि वो उन्हें जान से मार देगा, ये सुन करके अब जयचंद्र को अंश पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। दोनों लोग अपने अपने मन में गुस्से को दबाए हुए थे। जयचंद्र जो बड़े आराम से अंश से कहते हैं, कम से कम एक बार मिल कर तो जाइए। अंश सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गए थे। अर्जुन तभी जाकर के जयचंद्र के सामने खड़े होकर के धीरे से उनके पैर की तरफ झुकते हैं, लेकिन जयचंद्र जो उनको गले से लगाकर कहते हैं, संस्कार इसे कहते हैं। लेकिन इस वक्त अर्जुन की नज़र में ज़रा सा भी जयचंद्र के लिए इज्जत नहीं बची थी, क्योंकि अब उन लोगों ने क्या क्या किया इसके बारे में कहीं ना कहीं अर्जुन को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग चुका था। और उसके बाद से अर्जुन के दिलो दिमाग में इन लोगों के लिए इज्जत रहना तो बहुत मुश्किल था। तभी अंशु आराम से रेलिंग पर अपने एल्बो को टिकाते हुए अपने दादाजी की तरफ देख कर कहते हैं, आपकी शक्ल इतनी भी अच्छी नहीं है जो बार बार आकर के आपसे मिलने का मन करेगा मेरा। ये बोल करके वो फिर से रूम की तरफ निकल गए थे। सावित्री जी जो समायरा से कहती हैं, इससे क्या हो गया है, अब नाराज है क्या किसी बात से। सावित्री जी को यहाँ पर क्या चल रहा है इसके बारे में अच्छी तरह से तो जानकारी नहीं थी, मगर हाँ इतना तो पता था कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है इन लोगों से, जिससे वो उनसे इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं। समायरा धीरे से कहती है, पता नहीं वो उन्हें किसी का कॉल। लेकिन तभी अर्जुन जो समायरा का हाथ पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ लाकर कहते हैं, सुनो, वो तुम्हारे ब्रीफकेस में अनु का कुछ सामान रखा हुआ है, ज़रा प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना लेने में। वो सिर्फ बहाने से समायरा को वहाँ से ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे समायरा अंश के बारे में कुछ भी इन लोगों को बताए। अर्जुन के मन में इस वक्त सिर्फ एक बात चल रही थी, जब प्रीति जैसी लड़की को जो इतनी मासूम थी उसे मार दिया तो क्या ये लोग अंश को भी हर्ट कर सकते हैं? नहीं, अंश को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि अंश बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी अगर पूरा घर मिल जाए तो क्या कर पाएगा अंश?
वो कुछ सोचते हुए ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि तभी समारा जो कहती है, मेरा कमरा तो इधर है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन जो समारा की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ वो मेरा दिमाग कहीं और था वो। तभी समारा जो धीरे से चिढ़ाकर कहती है, अनु के पास होगा ना? यह सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर हंसी आ गई थी। वो अब समारा के साथ अंश के कमरे के अंदर आ चुके थे, जहां अंश काफी गुस्से में अपने कोट को इधर फेंक करके अपने स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड किए हुए लगातार बालकनी से उसी गार्डन की तरफ घूरे जा रहे थे। उनकी सांसों की रफ्तार इस वक्त गुस्से से काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। अर्जुन जो समारा से कहते हैं, आप देख लीजिए ब्रीफकेस में सामान, मैं तब तक अंश के पास, कि तभी समारा जो पूछती है, कौन सा ब्रीफकेस? हम लोगों ने तो कोई ब्रीफकेस लाया ही नहीं। मेरा मतलब है वो तो अभी गाड़ी के अंदर ही होगा ना? अर्जुन जो हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ वो वही एक बार जब आएगा तो उसे चेक कर लेना। समारा धीरे से कहती है, हाँ मैं कर लूँगी। और वो अपने कपड़े को चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ निकल गई थी। दूसरी तरफ अर्जुन जो आकर के अंश के बगल में खड़े होकर पूछते हैं, क्या हो गया तुझे? अंश अपने चेहरे को फ्रस्ट्रेशन में ना मिलाकर कहते हैं, कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी बातें तो उनके इस रिएक्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अलग था। अर्जुन जो उनकी तरफ हल्का सा देखते हैं और फिर धीरे से ठीक तरीके से खड़े होकर कहते हैं, अंश इफ़ यू डोंट माइंड कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रुक जाएगा तो? उन्हें अच्छे से पता था कि अंश इस बात को मानने तो नहीं वाले हैं, लेकिन अंश जो अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हारे घर? अर्जुन जो अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो बगल वाले मेंशन में, कपूर्स मेंशन में। ये सुनकर अंश अर्जुन से पूछते हैं, क्यों? क्या यहाँ पर रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर इन लोगों के लिए ठीक नहीं है? ये सुनकर अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, अरे यार वो बात नहीं है, वहाँ पर साथ रह कर के अच्छा लग रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि। अंश काफ़ी गुस्से में अर्जुन के थोड़ा और करीब बढ़ते हुए कहते हैं, तो क्या आदत लग गई है मेरी, मोहब्बत हो गई है मुझसे, जो मेरे बिना रहा नहीं जाएगा तुझे? किसको बचाने की कोशिश कर रहा है अर्जुन, मुझे या इन लोगों को? अंश की इस बात को सुनकर अर्जुन को इतना तो समझ में आ गया था कि यह शख्स आसानी से तो मानने वाला नहीं है, और वैसे भी अंश बिना किसी लॉजिक के कोई काम करना पसंद ही नहीं करते थे, और वो इस बात का रीज़न ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। और वो दोबारा अर्जुन से पूछते हैं, बताओ ना, किसे किससे बचा रहे हो, मुझसे इन लोगों को या फिर इन लोगों को मुझसे? अर्जुन जो रिलैक्स करते हुए अंश से कहते हैं, कम ऑन अंश, चाहे किसी का भी लॉस हो, लेकिन प्रॉब्लम तुझे ही होगी। जो लोग बुरे होते हैं ना, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का, लेकिन तू जिस तरह से स्ट्रेस में है ना, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, तू रिकवर नहीं हो पाएगा। अंश जो काफ़ी गुस्से में अर्जुन को हल्का सा धक्का देते हुए कहते हैं, रिकवरी माई फुट? तुझे पता भी है मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं जब से मुझे पता चला कि गार्डन के अंदर क्या हो सकता है? ये सोच कर के मेरा दिमाग फटा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं इन लोगों से कुछ पूछूंगा तो ये लोग तो मुझे बताने से नहीं रहे। इन लोग की आत्मा भी बाहर निकाल दो ना, तब भी इन लोग के मुंह से सच नहीं बाहर निकल सकता है। इतने घटिया लोग हैं ये। और तू क्या समझता है तेरी तरफ पूरी दुनिया अच्छी होती है? नहीं, शरीफों का खानदान नहीं है ये, और इसी वजह से मुझे अपनी ही फैमिली से नफरत होती है। अर्जुन, मेरे मैटर से दूर रह दो, वरना तो भी मेरे साथ फ्रस्ट्रेट होकर के पिस जाएगा और मेरी तरह से। खैर छोड़, तू जा यहाँ से। गार्डन में ऐसा क्या हो सकता है जो से शिफ्ट करना चाह रहे हैं लोग? एक तो साला मेंशन में इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ ढूंढूंगा मैं? ये बोलकर वो बालकनी से अपने कमरे की तरफ जाने लगे थे। तभी अर्जुन जो भाग कर अंश के सामने आते हुए कहते हैं, अंश एक काम करते हैं, गार्डन में कैमरा लगवा देते हैं, जो भी होगा। जैसे कैमरा की बात अर्जुन ने की थी, अंश बीच में ही अर्जुन को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, एक मिनट, पहले तो मैं उस क्रिश को देखता हूँ। उससे बोला था मेंशन के चप्पे चप्पे कोने कोने को मुझे देखना है। अगर उसने कैमरे को बाहर लगवाया होता तो क्या होता? क्योंकि यहाँ तो गार्डन में कुछ नहीं दिख रहा है। आखिर छुपाया क्या है? अंश बहुत ही गहरी सोच में जाने लगे थे। अर्जुन जो कि दोबारा से उनको इस तरह स्ट्रेस देकर कहते हैं, हम बाहर कैमरा लगवाते हैं
और अभी क्रिश को जाने दिया, उसने जानबूझकर के सब नहीं किया है, होगी उससे मिस्टेक। अंश अर्जुन की तरफ घूरते हुए कहते हैं, मिस्टेक? ये कोई मिस्टेक नहीं है, गुनाह किया है उसने। अर्जुन जो पूछते हैं, और अगर क्रिश ने बाहर कैमरा लगवाया होता तो क्या करता तू? सब कुछ देखने के बाद हाँ मार देता इन लोगों को। अंश इस बात पर अपने चेहरे पर एक डरावनी से स्माइल लाकर कहते हैं, शायद तो ठीक से मुझे समझ नहीं पाया अर्जुन। जो मैं सोच रहा हूं, अगर वो सच हुआ तो मैं वाकई बता रहा हूं, कब्र खुदवा दूंगा इन लोगों की। जिस सीरियसनेस के साथ अंश ने ये अर्जुन से कहा था, अर्जुन भी इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि अब अंश को संभालना वाकई बहुत मुश्किल है, और इस वक्त जितना अंश से इस बारे में कम बात किया जाए उतना ही अच्छा होगा। वो अंश को हल्का सा साइड से हक करते हुए कहते हैं, चलो फिर ठीक है, ख्याल रखो अपना, मैं निकल रहा हूँ। और हाँ, ध्यान से अपने गुस्से को अपने काबू में रखो, और खामखा समारा को हर्ट मत करना। अर्जुन ये बोल करके जैसे अभी बालकनी से कमरे की तरफ पहुंचते उससे पहले ही अंश, जो काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, बेबी है वो मेरी, मुझे पता है उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शालिनी जी भी अब हैरिश के साथ ही घर वापस लौटी थी। इस वक्त हैरिश को कुछ ज़्यादा ही शालिनी जी पसंद आ गई थी। अर्जुन जो अभी अंश के मेंशन से बाहर की तरफ निकल ही रहे थे, लेकिन हैरिश को देख करके वो मुंह बनाते हुए कहते हैं, अच्छा तो यहीं पर है, वैसे भी मुझे और अनु को बहुत डिस्टर्ब करता है। शालिनी जी भी उसे अंदर ले ही आई थी कि तभी शेखर जो घबरा करके अपने मम्मी पापा के बीच में आकर बैठते हुए कहते हैं, इससे लाना ज़रूरी था क्या, ये कुत्ते को। जैसे ही अभी शेखर ने कुत्ता बोला था, हैरिश जो अपने चेहरे को काफ़ी स्टाइल से उनकी तरफ घुमा करके देखने लगता है और धीरे से अपने दांत को दिखाते हुए गुर्राना शुरू कर देता है, जिससे शालिनी जी उसको शांत करते हुए उससे प्यार से कहती हैं, चलो मेरे साथ आओ हैरिश। और उसके गले में बंधे हुए चेन के साथ वो अब अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। शेखर जो काफ़ी डर करके एक बार शालिनी जी के कमरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद से अंश की तरफ, और फिर वो पीछे जा कर के अपने डैड से कहते हैं, अब क्या करना है, अब तो हो गया सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब वो तो निकल गया ना, हमें ये काम कर ही नहीं, कल कैसे करते, वो साला तुषार, अंश का कुत्ता। तो विजय चंद्र जो खड़े होकर शेखर से कहते हैं, अपनी ज़बान से अपने गुस्से को बाहर निकालना बंद करो शेखर, दिमाग से काम लो, फिलहाल हम क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचो। अंश को अब दोबारा से बाहर निकालना तो मुश्किल ही नामुमकिन है, और अगर वो इस घर में रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता है कि उसे इस बारे में पता चला होगा। तभी शेखर जो डरते हुए कहते हैं, तो फिर वो अचानक से यहाँ कैसे आ गया, उसको तो कल सुबह यहाँ पर पहुँचना था ना, अब रात में आने का मतलब है कि, और वो भी उसी दिन जिस दिन हमने ये सारी प्लानिंग डिसाइड की थी। मुझे तो लगता है वो कहीं ना कहीं से हमें सुन रहा है। अर्जुन जो कि अब अपने मेंशन तक पहुंच चुके थे, अभी वो कमरे तक पहुंचते उससे पहले ही उनके फ़ोन पर रिंग बजना शुरू हो गया था और ये अंश का ही कॉल था। अर्जुन जो परेशान होकर कहते हैं, अब क्या हो गया। अंश के बारे में सोच सोच करके वो पहले से परेशान थे। कॉल उठाते ही वो बड़े आराम से पूछते हैं, क्या बात। लेकिन तभी अंश काफ़ी रश में कहते हैं, टैबलेट कब दे रहे हो। उनकी ये बात सुनकर के अर्जुन थोड़ा देर के लिए पॉज लिए थे और उसके बाद कहते हैं, टैबलेट, कौन सा टैबलेट। अंश इस बात पर काफ़ी गुस्से में कहते हैं, अर्जुन मेरा दिमाग ख़राब मत करो, जो टैबलेट तुमने मेरे गाड़ी से लिया था उसी टैबलेट की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने उस टैबलेट पर और उस स्क्रीन पर अपनी नज़र गड़ा कर रखी होती ना तो मामला यहाँ तक बिगड़ा ही नहीं होता, मुझे पहले ही सब कुछ पता चल जाता। तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ। अर्जुन जो अपने मन में सोचते हैं, अगर तूने टैबलेट में हो रही सारी बातों को सुन लिया होता ना अंश, तो अब तक तू पता नहीं कितनों का खून कर चुका होता है। वो टैबलेट मैं देखता हूँ, आप शायद रखा होगा मेरे बैग में, मैं चेक करता हूँ। अंश जो काफ़ी जल्दी में कहते हैं, मुझे वो इसी वक्त चाहिए, अपने किसी नौकर से भिजवा मेरे मेंशन में। इस वक्त वो रूम में पहुंच चुके थे और टैबलेट इस वक्त काउंटर पर रखा हुआ था, जिसे वो अपने हाथ में लेकर अंश का फ़ोन काटते हैं और फ़ोन को साइड में रख करके उस टैबलेट की तरफ देख कर कहते हैं, क्या करूं इसका, अगर ये अंश के हाथ लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो रिवाइंड करके सब कुछ देख लेगा और फिर पता नहीं क्या करेगा खुद के साथ और अपने परिवार वालों के साथ। नहीं, मैं उसके हाथ में ये टैबलेट तो नहीं लगने दे सकता।
और वो खुद ही अनु की तरफ जाते हुए कहते हैं, अनु क्या बात है, आपका मुंह क्यों फुला हुआ है? अनु जो काफ़ी इरिटेट होकर अर्जुन की तरफ घूरते हुए कहती है, मुझसे बात मत करिए, पता नहीं आप लोग के दिमाग में क्या चलता रहता है। आज रात हम लोग की डेट की प्लानिंग थी, आपने वो भी खराब कर दी। हाँ, मुझे अभी और घूमना था, सिर्फ 2 दिन में कौन ट्रिप खत्म करता है यार। पक अर्जुन जो उसके सर पर हाथ चलाते हुए कहते हैं, ट्रिप के लिए हम दोनों हैं ना, दोबारा से चलेंगे। और वैसे भी इस बार हम लोग अंश को लेकर नहीं जाएंगे, देखा नहीं तुमने कितना परेशान करता है वो। तभी अनु जो काफ़ी घूरते हुए अर्जुन से कहती है, मेरे भाई परेशान करते हैं? हाँ, आप चाहते तो मेरे भाई को मना सकते थे, और उनको कोई ज़रूरी काम आ गया होगा इस वजह से। तभी अर्जुन जो चढ़ा कर कहते हैं, ओहो, अपने भाई के बारे में बात आई तो ज़रूरी काम, और मेरा काम क्या है? हाँ, मैं क्या धनिया प्याज भेजता हूँ? यह सुन करके अनु जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, तो मेरे भाई भी कोई धनिया प्याज नहीं बेचते, समझे? वो भी बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस। मेरे भाई के बारे में अगर ऐसी वैसी बात की ना तो आपका मुंह तोड़ दूंगी। तभी अर्जुन जो अपने हाथ में लिए टैबलेट को थोड़ा सा जानबूझकर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, किससे तोड़ोगे मेरा मुंह? अपने इन छोटे छोटे हाथों से। और ये बोल करके उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर के चढ़ाए जा रहे थे, जिससे अनु जो उनके हाथ में लिए टैबलेट को घूरते हुए कहती है, 1 मिनट। और वो उसे छीन करके अर्जुन के सर पर धीरे से मारते हुए कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए? अर्जुन जो डरते हुए कहते हैं, नहीं नहीं अनु नहीं, अनु। लेकिन तभी अनु जो हंसते हुए कहती है, अब आप देखिए आपकी इस इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा देती हूँ। और ये बोल कर के वो ज़ोर से उसे ज़मीन पर ऐसे मारी थी जिससे वो वाकई ही टूट गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ उसकी स्क्रीन टूटी थी, जिसे अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, मैं इसे दोबारा से रिकवर करवा लूँगा, डोंट वरी, हटो। जैसे ही अभी वो टैबलेट लेने जाते हैं, अनु जो अपने हील को ले आकर के ज़ोर से उसके स्क्रीन को ऐसे तोड़ना शुरू की थी जैसे वो उसको चकनाचूर कर देगी। और तभी अर्जुन जो एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, ओह, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, मैंने कुछ नहीं किया है, अब इसको बता दूंगा कि ये मेरा नहीं अंश का है। धीरे धीरे उनके बात को अनु ने हल्का सा सुन लिया था और वो अपने चेहरे को ऊपर करते हुए कहती है, आपने दोबारा से मेरे भाई का नाम लिया? अर्जुन जो हंस करके अपने फ़ोन को लेते हुए कहते हैं, अब अंश को बताना पड़ेगा, उसका टैबलेट उसकी अपनी प्यारी लाडली बहन ने तोड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया। और तुम्हें पता है इस टैबलेट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसकी। बेचारा अंश, क्या करेगा वो तुम्हारे साथ जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन ने उसकी टैबलेट के साथ क्या क्या किया है। और ये बोल करके वो उसे टैबलेट की तरफ घूर रहे थे और एक बार वो अनु की तरफ देख करके हंसना शुरू कर देते हैं। अब जाकर के अनु जो अपने दांतों तले अपनी उंगली दबाते हुए कहती है, अरे नहीं, ये भाई का था। अर्जुन जो हंसकर कहते हैं, तुम्हें पूछ तो लेना चाहिए था ना अच्छे से, तुमने सब कुछ खुद से ही अज्यूम कर लिया, मैं क्या करूं? वैसे उसने इसी वजह से फ़ोन किया था, मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे टैबलेट की तो चकनाचूरी हो चुकी है। और ये बोल करके वो हंसते हुए फ़ोन को लेकर के रूम से बाहर निकलने लगे थे। तभी अनु जो जा करके अर्जुन को ज़ोर से हक करते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं, आप जो कहेंगे वो करूँगी, बस मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भाई को कुछ मत बताना, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने पहले ही अंश को फ़ोन लगा दिया था। दूसरी तरफ से अंश जो काफ़ी गुस्से में उनसे बार बार पूछ रहे थे, हेलो, कुछ बोलोगे तुम? लेकिन अनु की इस तरह की बात सुन करके वो थोड़ा परेशान होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ उसे, रो क्यों रही है वो? अर्जुन जो इस बात को पूरी तरह से प्रिटेंड कर रहे थे कि फ़ोन तो अभी रिसीव हुआ ही नहीं, और अनु से कहते हैं, क्या हुआ, कोई बात नहीं, जाने दो। अनु जो रोते हुए कहती है, नहीं, भाई की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसमें, मैं क्या करूँगी, मुझसे टूट गया वो, मुझे पता ही नहीं चला, आपको बताना चाहिए था ना कि वो भाई का। कि तभी अर्जुन जो कहते हैं, हाँ तो मुझे क्या पता कि तुम उसे तोड़ दोगी। जैसे अंश ने सुना था वो थोड़े फ्रस्ट्रेट होकर पूछते हैं, अर्जुन क्या टूट रहा है, मेरी बहन ठीक है ना? अर्जुन जो इस बात पर हंसते हुए कहते हैं, अनु तुम ठीक हो ना? अनु जो अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, मेरी बात कहाँ से आ गई, मैं तो उस टैबलेट की बात कर रही थी ना, वो टैबलेट टूट गया, भाई को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेंगे ना। ये बोल कर ही वो रोना शुरू कर दी थी, वो भी काफ़ी तेज़ तेज़, जिससे गायत्री जी भी ऊपर की तरफ आने लगी थी। तभी अंश जो फ़ोन की दूसरी तरफ से कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टैबलेट टूट गया मतलब? अर्जुन जो कहते हैं, यार वो अनु के हाथ से गलती से, देखो मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पर
क्या कर सकते हैं, अब टूट गया तो प्लीज़ उसे मारना मत अंश। जैसे उन्होंने ये सुना था कि अर्जुन बात कर रहे हैं अंश से, वो काफ़ी तेज से घबराते हुए कमरे के अंदर भाग गई थी। अंश कहते हैं, अर्जुन आर यू श्योर कि ये उसी ने तोड़ा है? और अर्जुन जो ऑडियो कॉल को अब वीडियो कॉल में स्विच कर दिए थे और वहीं वो उसे चकनाचूर टैबलेट को दिखाते हुए कहते हैं, देखो इसके ऊपर सैंडल रखी हुई है, तुम्हें क्या लगता है ये मैंने तोड़ा है? और ये बोल करके वो दोबारा से कैमरा स्विच करके अपनी तरफ दिखाने लगे थे। उनकी शक्ल पर इस वक्त जरा भी हंसी या मुस्कुराहट नहीं थी। अंश काफी गुस्से में अर्जुन को घूरते हुए कहते हैं, मेरी बहन ने तोड़ा? वहीं जैसे ही ये बोलते ही अर्जुन ने कैमरे को अनु की तरफ घुमाया था, वो लगातार पिलो से अपने चेहरे को ढक करके रोए जा रही थी। उसको इस तरह से रोता देख करके अंश का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही अर्जुन से कहते हैं, फोन उसको दो। अर्जुन फोन उसको दो। अर्जुन जो फोन को अपनी तरफ घुमा कर कहते हैं, तो उससे डांटेगा, मैं उसे फोन नहीं दे सकता। अंशु कहते हैं, अगर तुम उसे फोन नहीं दिए ना तो मैं खुद आ रहा हूं। अब अर्जुन क्या कर सकते थे, फोन को अनु के हाथ में थमाते हुए कहते हैं, अनु प्लीज बात कर लो। अनु जो अपनी लाल आंखों से अर्जुन को घूरती है और फिर अंश से कहती है, सॉरी भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था वो आपका कुछ इम्पोर्टेंट था उसमें। उसको इतने प्यार से बात करता सुन करके अंश का गुस्सा कुछ पल के लिए एकदम से गायब हो गया था और वो धीरे से मुस्कुरा कर कहते हैं, कुछ, अरे छोटा सा टैबलेट ही तो था, अब वो टूट गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, दूसरा आ जाएगा, है ना। उसको इतना परेशान अंश कभी देख ही नहीं सकते थे और भले ही उसमें अंश की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही क्यों ना हो, अंश के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी अपनी बहन और अपनी माँ की खुशियाँ थी। अनु को अब जा करके थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ था और वो अपने भाई से कहती है, मैं पक्का आपको गिफ्ट करूँगी, अपने पैसे से गिफ्ट करूँगी, जो मुझे पॉकेट मनी मिलती है ना मैं आपको अगले महीने ही दे दूँगी टैबलेट। अनु के ऐसी प्यारी बातें सुन करके अंशु हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, तुम मुझे गिफ्ट करोगी? अनु जो कहती है, सॉरी यार मैं आपको क्या ही गिफ्ट कर सकती हूँ, आपके पास तो सब कुछ। तभी अंशु कहते हैं, अपने पति से पैसे ले करके मुझे टैबलेट गिफ्ट करोगी तुम? मुझे अगले महीने टैबलेट चाहिए। हाँ। अनुजा कहती है, जब पति से ही पैसे लेना है तब तो मैं आपको कल ही दे दूंगी भाई, आप परेशान मत होइए, और एक के बदले मैं आपको 2 टैबलेट दूंगी, है ना। ये बोलकर वो जैसे अर्जुन की तरफ देखी थी, अर्जुन जो अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ मिलाकर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं हो गया अभी, वरना और बजट बैठाओ मत मेरा। ये बोलकर वो अनु के हाथ से फ़ोन छीन करके अंश को घूरते हुए कहते हैं, अच्छा है तेरा, तो खुद से टैबलेट नहीं खरीद सकता, हाँ मेरे पैसे बर्बाद करेगा। अंशु अर्जुन को देखते हुए कहते हैं, सुधर जा तू, सुधर जा, बोल रहा हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथों से। अर्जुन जो फ़ोन रखते हुए कहते हैं, बस कर, अभी तेरी बहन का भी गुस्सा झेलना है मुझे। और ये बोलकर उन्होंने बीच में फ़ोन कट कर दिया था और अंश को अभी भी अनु की बातों पर हंसी आ रही थी, जिससे वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। इस वक्त समारा जो कि बाथरूम से भी निकल करके कपड़े पहने हुए बाहर की तरफ आ रही थी और अपने लंबे लंबे बालों को वो टॉवल से हल्का हल्का पोंछते हुए अंश की तरफ बहुत ही देर से देख रही थी। पहले तो उनका गुस्सा और उसके बाद से जिस तरह अनु से बात करते हुए वो हंस रहे थे। धीरे से समारा खुद से कहती है, कितने अच्छे लगते हैं आप जब मुस्कुराते हैं तो। उसने ये बोल तो दिया था, वो भी बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अंश ने उसकी इस बात को सुन लिया है, भले वो उसकी तरफ बस देख नहीं रहे। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा था। साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर से आवाज़ अंदर की तरफ नहीं आती थी। कमरे में कोई तेज तेज सांस भी ले तब भी आवाज़ एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंच जाती थी। तो समारा के इतने धीरे बोलने के बावजूद भी अंश को तो ये बात सुनाई देनी ही थी। वो ऐसे प्रिटेंड होकर खड़े होते हैं जैसे कि उन्होंने तो समारा की कोई बात सुनी ही नहीं है। लेकिन अचानक ही उनके कदम जहाँ समारा खड़ी थी उस तरफ मुड़ गए थे, जैसे समारा घबरा कर दूसरी तरफ अभी जाने वाली होती है। लेकिन तभी अंश जो उसके ठंडे ठंडे हाथों को अपने हाथ से पकड़ते हुए धीरे से उसे अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, कुछ कह रही थी तुम? आज सुबह से ही समारा को अंश से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जब से उन्होंने काफ़ी गुस्से में अपने हाथ को दीवार पर पंच से मार दिया था। और ये सारी हरकतें जो भी अंश ने की थी अभी तक समारा के दिमाग में गूंज रही थी। समारा को तो प्लेन में भी इतना ज़्यादा डर लग रहा था, उसके बावजूद भी वो अपने आप को शांत करके रखी हुई थी। शायद उसके एक्रोफोबिया से ज़्यादा उसे अंश फोबिया हो गया था। अभी वो अपने हाथ को छुड़ा पाती अंश से, तभी अंश कहते हैं, तुम्हें लगता है इसका कोई फ़ायदा है? समारा धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाकर अंश की तरफ देखते हुए पूछती है,
आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे? मैंने तो कुछ नहीं किया ना। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंश का गुस्सा जो कि उसके ऊपर उतरना शुरू हो जाए। वो इसी वजह से बार बार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जो कि अंश के हाथों में काफ़ी गुस्से में ही कसा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अंश का गुस्सा तो उसका हाथ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो तो बड़े नॉर्मल तरीके से उसको पकड़े हुए थे, हाँ, मगर इतने तेज ताकि वो खुद को छुड़ा ना पाए। अंश, जो कि समायरा के चेहरे को ध्यान से देखते हुए अब जाकर उन सारी बातों का एहसास कर पा रहे थे कि किस तरह से समायरा को प्लेन में इतना ज़्यादा डर लग रहा था, उसके बावजूद भी वो लगातार 8 घंटे अपने सफ़र को बिना रोए और बिना घबराए अंश के सामने शांति से बैठे हुए गुजार दी थी। जिससे वो धीरे से उसके गालों पर अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, डर रही हो मुझसे? समायरा धीरे धीरे अपने सिर को हाँ मिलाकर कहती है, आप मुझ पर गुस्सा मत करिएगा, मैं तो शांत थी ना। मैं मुझसे कोई गलती हो गई है? उसकी बातों को सुनकर धीरे से अंशु के अपने चेहरे को आगे बढ़ाने लगे थे, जिससे समारा डरते डरते और पीछे होने लगती है। लेकिन तभी अंश के होंठ जा करके समारा के फोरहेड पर हल्का सा टच हुए थे और वो धीरे से उसके गीले बालों को अपने हाथों से टॉवल लेकर के सुखाते हुए कहते हैं, आओ बेटा। दिमाग तो उनका अभी भी उसी टैबलेट और उनके उस सारे परिवार की बातों पर लगा हुआ था कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। ऊपर से साथ ही गार्डन का क्या सीक्रेट छुपा हुआ है, और साथ ही साथ उन्हें कृष पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन इस सारे ख्यालों के बावजूद भी वो इस वक्त समायरा के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाह रहे थे, क्योंकि समायरा उनसे कुछ ज़्यादा ही डर रही थी और अंश ऐसा नहीं चाहते थे। वो धीरे से समायरा के ठीक पीछे खड़े होकर के उसके बालों को हल्का हल्का करके सुखाए जा रहे थे। समायरा इस वक्त सोफा पर बैठी हुई थी और इस वक्त उसके ठीक सामने मिरर लगा हुआ था। अंशु धीरे से उसके सर पर अपना चिन टिकाते हुए उसको जोर से पीछे से करल करते हुए कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ ना? समायरा इस बात पर थोड़ा देर शांत रह गई थी, जिससे अंशु दोबारा से पूछते हैं, क्या डर लग रहा है ये बताने में? पर मैं जानना चाहता हूँ, क्या वाकई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ मैं? समायरा धीरे धीरे अपने चेहरे को हाँ में हिला दी थी। उसके ऐसे सर को हाँ में हिलाने के बाद अंशु थोड़ी रफ्तार से आकर के उसके सामने खड़े हो गए थे, जिससे समायरा सोफा से खड़े होने लगी थी। लेकिन तभी अंशु उसको झटके से दोबारा सोफा पर बैठाते हुए कहते हैं, बैठो। वो उसके बगल में आकर बैठ गए थे और धीरे से अपने चेहरे को ले जा करके उसके बालों को साइड करके उसके कंधे पर रखते हुए कहते हैं, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता गुस्सा करना, पर मैं क्या करूं? कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे। अंश के यूं अपने चेहरे को समायरा के कंधे पर रखने से समायरा को थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा करती थी, क्योंकि अंश के एक्सप्रेशन से और उनकी बातों से तो वो हमेशा गुस्से में नजर आते थे समायरा को, और उनसे तो हमेशा समायरा को डर लगता था। लेकिन इस वक्त वो किस इमोशन के साथ अब बातें करने वाले हैं, समायरा इस चीज़ को जानने में काफ़ी क्यूरियस महसूस कर रही थी खुद को। उसके होंठ धीरे धीरे, जो कि काफ़ी प्यारे और काफ़ी छोटे थे, वो कांपना शुरू कर दिए थे। ये सोच करके अब अंश आगे क्या करने वाले हैं। अंश धीरे से समायरा की तरफ देखकर कहते हैं, अगर मुझे बहुत गुस्सा आया करे ना, तो संभाल लिया करो मुझे, क्योंकि गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा खूंखार बन जाता हूँ। समायरा ये सुनते ही अंश की तरफ देखकर अपने मन में कहती है, और मुझे जो डर लगता है आपसे, मैं आपके सामने क्यों आऊँ, और मैं क्या आपको संभालूंगी? मेरी तो हड्डियाँ तक कांपना शुरू कर देती हैं। अंश उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, बच्चों की तरह क्या देख रही है मुझे? मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर सुला देना मुझे। जैसे अंश ने बोला था, समारा जो चौंक कर दोबारा से अंश की तरफ अपने चेहरे को मोड़ चुकी थी और अपनी बाहों को चढ़ाकर धीरे से कुछ पूछना तो चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं पा रहे थे। अब अंश उसके इतने करीब जो बैठे हुए थे, समारा बस धीरे से अपने चेहरे को हाँ में हिला दी थी, खुद ही सारे जवाब को सोचते हुए। थोड़ी देर में समारा, जो कि अब बेड पर आ चुकी थी और अंश जैसे ही अभी शावर लेने के लिए गए थे, वो अपने दिल पर जोर से हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? और ये मुझे ये क्यों बोल रहे कि इनको गुस्सा आएगा तो मैं इन्हें संभाल लूँगी, और खूनखार बन जाते हैं ये, मतलब मेरा खून भी कर सकते हैं। मैं कहाँ फंस गई हूँ? हमारे को अभी तक अपने फीलिंग्स का एहसास हुआ नहीं था कि वो भी अंश को कितना पसंद करती है, और उसे ऐसा ही लगता था कि वो सिर्फ अंश से डर कर ही सारी उनकी बातें मानती है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अनु और अर्जुन का जोरदार झगड़ा चल रहा था।
अनुज बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में थी कि उसने गलती से अपने भाई का टैबलेट तोड़ दिया जिसमें इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और वो उन्हें खुद भी चाहिए थे। लेकिन इस वक्त अर्जुन जो बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो इसी बहाने कम से कम आज तो अंश का दिन बुरा नहीं जाएगा। अनुज लगातार कभी अपने हाथों को पंच बना करके अर्जुन की तरफ मारती तो कभी अपने पैरों को उठा उठा कर, लेकिन उसे कोई कराटे या टाइक्वांडो तो आता नहीं था, जिससे अर्जुन जो जोर से उसे पीछे से उठा करके गोद में बेड पर धीरे से ले जा करके बैठाते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ, जस्ट कूल डाउन, कितना लड़ती हो तुम, ब्रूसली की बहन। अनुजो अर्जुन को घूरते हुए कहती है, मैं बता रही हूँ, कल जाकर के भाई को सब कुछ बता दूंगी, किस तरह से आपने मुझे फंसाया था, आपने मुझे गुस्सा दिलाया, आपने मुझे, मैं तो किसी और बात से लड़ रही थी, कामों का भाई का टैबलेट टूट गया। और ये बोल करके वो जोर जोर से हाँफने लगी थी। अभी वो लगातार बोले ही जा रहे थे, लेकिन अर्जुन जो अब पक चुके थे और वो और ज़्यादा अनु की इन सारी बातों को बर्दाश्त तो नहीं कर सकते थे, जिससे अब अनु के इन सारी बातों को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था। अर्जुन जो जा करके अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर दिए थे, जिससे अनु की आंखें सबसे पहले तो बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन वे फिर खुद ही अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ समायरा जो कि अभी शांति से बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई आकर के धीरे धीरे नॉक कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ये जानना चाह रहा हो कि क्या वो लोग सो गए हैं। समायरा भाग करके जैसे अभी दरवाजे के पास पहुंची थी, वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और जैसे उसने दरवाज़ा खोला था, काफ़ी तेज़ी से हैरिस जो कि उसी की तरफ कूदना शुरू कर दिया था। समायरा जो इतनी ज़ोर से पीछे की तरफ गई थी कि वो धड़ाम से नीचे ही गिर जाती है, लेकिन इस वक्त हैरिस को चेन से बांधा गया था और शालिनी जी ने हैरिस को संभाल रखा था। वो तुरंत ही हैरिस को रोकते हुए कहती हैं, क्या कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो उससे, बहू है मेरी। हैरिस जो धीरे से शालिनी जी की तरफ देखते और फिर बार बार अपने चेन को छुड़ाने की बात कर रहा था, लेकिन शालिनी जी जानती थी कि समायरा कितना ज़्यादा डर रही है हैरिस से, जिससे वो समायरा को धीरे से उठाकर कहती हैं, चलो तुम खड़ी हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें, इतना क्यों डर रही हो उससे। समायरा जो धीरे से कहती है, अब मुझे कुत्तों से डर लगता है। जैसे ही समायरा ने हैरिस को कुत्ता बोला था, वो धीरे धीरे समायरा को घूरने लगा था। वो उसे डरा नहीं रहा था, लेकिन उसे बुरा लगा था कि किस तरह से समायरा उसकी इंसल्ट कर रही है। उसके इतने अच्छे नाम से बुलाना है तो बुलाए, वरना ना बुलाए। शालिनी जी जो इधर उधर देखकर पूछती हैं, अंश कहाँ है, उससे बात नहीं हो पाई मेरी। समायरा जो धीरे से बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो बाथरूम गए हैं, अभी आ रहे हैं वो नहा करके। धीरे से शालिनी जी अपने सिर को हाँ मिलाकर कहती हैं, चलो मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। वो कॉर्नर में जा कर के बैठ चुके थे। वहीं समायरा जो कि अभी बाथरूम के ठीक सामने आकर के अंश का वेट ही कर रही थी कि कब वो बाहर निकलेंगे और वो शालिनी जी के बारे में बताएं। जैसे ही अंश ने दरवाज़ा खोला था, उनके ठीक सामने इस वक्त समायरा खड़ी थी और उसको इस तरह से अपने सामने खड़ा पाकर के अंशु उसको बिना कुछ सोचे समझे जोर से गले लगाकर कहते हैं, क्या बात है, इतना इंतज़ार में हो तुम मेरे। समायरा जो अभी कुछ बोलने वाली होती है कि शालिनी जी कमरे में बैठी हुई हैं, तभी अंशु उसके होठों के काफ़ी करीब झुकते हुए कहते हैं, वेट नहीं हो रहा था मेरा। आई नो तुम्हारा भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है मेरे बिना। तभी समायरा जो जोर से अंश से कहती है, मम्मी जी। अंश ने इसके बावजूद भी उसकी कोई बात नहीं सुनी और जैसे अभी वो और ज़्यादा समायरा की तरफ झुक पाते, तभी समायरा जो कहती है, कुत्ता। जैसे उसने कुत्ते का जिक्र किया था, अंश को दोबारा से समायरा की वहीं अपने हनीमून ट्रिप वाली बात याद आने लगती है, जिस तरह से समायरा जो बार बार अंश को हैरिस के साथ कंपेयर कर रही थी और वो काफ़ी गुस्से में उसकी कमर को पकड़कर दूर छटकते हुए कहते हैं, यू कैन जस्ट कॉल मी दैट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डोंट वांट टू बी कंपेयर्ड विद हैरिस। समायरा अपने सिर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ हैरिस, अब आया है, वो यहीं पर आया है। और ये बोल कर कि वो बार बार अपनी नज़रों के इशारे से उस तरफ दिखाने की कोशिश कर रही थी कि शालिनी जी और हैरिस यहीं पर बैठे हुए हैं और उसे हैरिस से कितना ज़्यादा डर लग रहा है। वैसे तो उसे ये कहना चाहिए था कि उसे इस वक्त हैरिस से नहीं बल्कि शालिनी जी और हैरिस दोनों से डर लग रहा है। और जैसे अंश ने इस बात को समझते हुए उस तरफ अपने चेहरे को घुमाया था, शालिनी जी मुस्कुरा करके अपने बेटे को बहुत ही प्यार से देख रही थी और साथ ही हैरिस भी अपने जीभ को निकाले हुए अंश और समायरा की तरफ ही देख रहा था। अंश अब जा करके समायरा के इशारे को समझे थे और फिर वो धीरे से उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, पहले नहीं बता सकती थी। समायरा जो गुस्सा करके अपनी दांत पीसते हुए कहती है, मैं तो कब से बता रही थी, आप सुनते कहाँ हैं।